हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर मतलब जेएएम जैम इसका मॉक पेपर 1 सॉल्व कर रहे जो है रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने एक मॉक पेपर सॉल्व किए जो है इकोनॉमी मतलब जीके का, जनरल अवेयरनेस का। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा वो भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे वो भी। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम अपन 10 मॉक पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो सबसे पहले थोड़ा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि आईडीबीआई जाम का क्या एग्जाम पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज अगर देखते हैं तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो है वो 60 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए टाइम मार्क्स दिया है 60 एंड टाइम दिया है 40 मिनट्स। देन सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा जहाँ पे नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40 एंड 20 मिनट्स का टाइम दिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड थर्ड सेक्शन है अपने पास जहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे और 35 मिनट्स टाइम रहेगा। देन सेकंड जो है वो जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का है जहाँ पे 60 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे एंड 60 मार्क्स है और 25 मिनट्स का टाइम दिया है। वैसे ओवरऑल अगर देखते हैं यहाँ पे तो 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200 और टोटल टाइम दिया अपने को 2 आवर्स का, मतलब 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है और प्लस सबके लिए सेपरेट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये अपना एग्जाम पैटर्न है। अपन ने जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग का अवेयरनेस पेपर सॉल्व करके रखे हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कंटिन्यू यहाँ पे अपन मॉक पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग एंड एनालिसिस का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि डायरेक्शंस दिया है 1 से 5 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। देखो क्या बोला है, 12 पीपल्स वेयर सीटेड अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड such that 3 peoples were seated the each age of 1 person on each corner। मतलब 3 पर्सन जो है वो एक साइड पे है, ट्राइंगुलर बनाया है टेबल का। देन उसके बाद यहाँ पे 3 कॉर्नर पे 3 लोग बैठे हैं और उनके साइड साइड में 3 लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन जे एंड आई एंड नाइदर जे नॉर आई सीट एट कॉर्नर। अब जो जे और जो आई एंड जे है उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 5 पर्सन बैठे हैं, लेकिन दोनों कॉर्नर पे नहीं है। अब दोनों कॉर्नर पे नहीं है मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पर्सन है वो ये 3 कॉर्नर छोड़ के कहीं पे भी बैठे रह सकते हैं, बराबर है। अब कौन कहाँ पे है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठ बोला है कि 5% जो है वो जे एंड आई के बीच में है और जे और आई कोई कॉर्नर पे बैठा नहीं है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि ई हु सीट एट वन ऑफ द कॉर्नर इज थर्ड राइट ऑफ आई। अब यहाँ पे अपने को बोला है कि ई जो है वो कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे थर्ड राइट बैठा है एंड वो एक कॉर्नर पे है। तो अगर सपोज यहाँ पे अपन लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा ई। ओके, अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ई और यहाँ पे अगर आई लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो ऐसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पे आई को एज्यूम कर लिया और थर्ड राइट में यहाँ पे कौन आ गया, ई। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो था कि आई एंड जे के बीच में 5 पर्सन है, तो अब देखो यहाँ से अगर काउंट करते 3 और ये 2 5, बराबर है। तो यहाँ पे जे आ रहा और इधर से भी अगर सेम काउंट करते तो यहाँ पे आई जे की अरेंजमेंट यहाँ पे बन गई, आई जे ई की। ओके, देन इसके बाद देखो क्या बोला है, एफ हु इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ आई। अब एफ यहाँ आई यहाँ पे है तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे एफ है, तो ये एफ यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद लेफ्ट ऑफ आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड जो एफ है वो क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है। तो यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे जो कॉर्नर है उस पर कौन आ गया, डी आ गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे। अब ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ तो यहाँ पे था तो ये देखो यहाँ पे जी आ गया, बराबर है। हु इज अ नेबर ऑफ जे और जे का वो कौन है, नेबर है, तो यहाँ पे करेक्ट आ गया अपना, बराबर है।
देन उसके बाद बोला है कि ए बी सी वेयर सीटेड इन द ओके ए बी सी वेयर सीटेड इन द मिडल ऑफ ईच एज। तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी जो है वो मिडल एज पे बैठा है, मतलब ये जो जी से ई का है या फिर ई से डी का है या फिर जी से डी का है, तो ये जो तीनों है ये देखो ये कहाँ पे है, मिडल पे है। ओके, यहाँ पे ये मिडल हो गया। ओके, और उसके बाद टू पीपल सिट बिटवीन, देखो यहाँ पे बोला टू पीपल सिट बिटवीन के एंड ए। अब के एंड ए के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो अगर सपोज यहाँ पे के अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एफ है तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे तो ये दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर ए रखता हूँ तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिर के आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद ए हु डज नॉट नियर सिट नियर आई, और ए बोल दिया यहाँ पे कि आई के भी पास नहीं है, मतलब यहाँ पे ए नहीं आएगा, इसलिए यही पे आएगा करेक्ट। ओके, देन उसके बाद ए हु डज नॉट सिट नियर आई, ई इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ टू बोथ एल एंड एच। जो ई है, अब ई यहाँ पे है और इनके दोनों नेबर कौन है, एल एंड एच, तो यहाँ पे देखो एच एल इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। देन एच हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, अब बी यहाँ पे आ गया तो मतलब एच यहाँ पे आ गया तो एल यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर से अपने को क्या हो गया, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको आप एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे अपने अगर अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिटिंग अरेंजमेंट में जो डायग्राम है वही मेन होती है, डायग्राम अगर एक बार बन गई तो अपने को क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एट द कॉर्नर। और कॉर्नर पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो ई है, डी है, जी है, तो अपने पास है क्या ऑप्शन, एफ के एच जी, तो डी है सिर्फ अपने पास, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्या बोला है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड एल इफ काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी। अगर जी सपोज यहाँ पे है, ओके, और कौन है, एल यहाँ पे है, अगर एल लेफ्ट से अगर देखते तो 2 पर्सन इनके बीच में है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट थर्ड, हु सीट थर्ड राइट ऑफ के। अब के यहाँ पे है और इसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, यहाँ पे डी है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट फोर्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब सी का इमीडिएट नेबर देखो के एंड एफ है, यहाँ पे देखो के एफ है क्या, हाँ एफ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे एफ। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, फाइंड द ऑड वन आउट। अब देखो यहाँ पे ए जी बोला है, ए जी कहाँ पे है, ये ए जो है और ये जी है 1 डिफरेंस में है। देन डी बी, डी बी अगर देखते तो यहाँ पे देखो डी बी भी एक डिफरेंस पे है। देन सी डी, सी डी अगर देखते तो वो भी एक डिफरेंस पे है। एच आई, एच आई जो है वो रिवर्स जा रहा है, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस का है, लेकिन ये जो पोजीशन है इसकी क्लॉकवाइज पोजीशन जा रही है और तीनों जो है एंटी क्लॉक है। ई बी, ई अगर ई बी देखते हैं तो ई बी यहाँ पे भी है, ये है, तो तीनों की क्लॉकवाइज तो जा रही है लेकिन एंटी क्लॉक तो 2 गए, तो यहाँ पे देखो हर जो पॉइंट है वो कॉर्नर के साथ मैच हो रहा है, सिर्फ एच आई जो है वो मिडल ऑफ द ये है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, एच आर। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है जो है 6 to 10 का। क्या बोला है देखो, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 3 डिजिट नंबर इन गिवन बिलो। तो अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स अपने पास दिया हुआ है और उसके ऊपर से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो है अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें अपने 8 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, मिनिमम 65 क्वेश्चन थे उसमें। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, if 1 is added all prime digit of all the numbers and 2 is subtracted from all composite digit of all number, then which of the following
नंबर हैव एग्जैक्टली टू कंपोजिट डिजिट विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर डिजिट है उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, और जो कंपोजिट डिजिट नंबर है उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 5 जो है, अब इस डिजिट में देखो यहाँ पे 5 2 8 दिया है, बराबर है। अब 5 में अपन ने देखो 6 ऐड किए, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 में एक ऐड किए, देन उसके बाद 8 से 2 माइनस किए, बराबर है। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर है उसके और प्राइम नंबर में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक को ऐड कर रहे हैं और 2 सब्सट्रैक्ट। तो अभी अपन ने सभी इसमें अपन ने क्या किया, डिवाइड किया। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो खुद से ही डिविजिबल होता है, जो कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द नंबर एग्जैक्टली कंपोजिट डिजिट। तो अब कंपोजिट डिजिट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 436 जो है वो कंपोजिट डिजिट आ रहा है, बराबर है, और 436 आ रहा है एंड 328 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर कंपेयर रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो 436 मतलब ये जो है ये नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एग्जैक्ट कंपोजिट डिजिट के अंदर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 328। ओके, क्योंकि 3 की अपन ने 4 कर दिया, 2 को अपन ने 3 कर दिया, 8 को 2 कर दी। नेक्स्ट 7th, which of the following number will be the second smallest if all digits are arranged in ascending order within the number। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिया है 528, तो यहाँ पे 258 अपने को करना है, यहाँ पे 469 करना है, यहाँ पे 238 करना है, यहाँ पे 269 करना है, यहाँ पे 369 करना है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये जो अपनी गिवन सीरीज है उसको अपन ने यहाँ पे अरेंज कर दी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अपनी नई सीरीज बन गई। अब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 250, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, ये व्हाट विल बी द सेकंड स्मॉलेस्ट इफ ऑल डिजिट। तो आप सेकंड स्मॉलेस्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो देखो फर्स्ट यहाँ पे कौन सा है, 238 फर्स्ट है, देन 258 सेकंड है। ओके, यहाँ पे गिवन है देखो 238 फर्स्ट हो गया एंड 258 लास्ट हो गया, तो यहाँ पे सेकंड हो गया, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 528। 528 को अगर अपन अरेंज करते हैं रिवर्स ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में तो वो 258 क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट 8, if 1 is subtracted from all odd digit then how many numbers will be fully divisible by 4। अब यहाँ पे जितने भी ऑड डिजिट्स है उसमें से क्या करना है अपने को, एक को सब्सट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 से एक सब्सट्रैक्ट किया तो ये 4 आ गया, देन ये 9 है, 9 से 8 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 2 हो गया, यहाँ पे 9 है तो 8 हो गया, यहाँ पे 9 है 8 एंड 3 है तो 2 हो गया, ये अपनी एक न्यू सीरीज क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे ऐसे देखना है कि कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है, तो देखो यहाँ पे 528, 328 एंड 629, ये जो नंबर है ये क्या है, फुल्ली डिविजिबल बाय 4 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। नेक्स्ट 9th, what will be the sum of second digit of the highest number and third digit of the second smallest number। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो डिजिट से अपने पास 528 ये है, तो अब यहाँ पे देखना है अपने को सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर अपने पास 963 है, उसका सेकंड डिजिट मतलब हो गया 6, एंड थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखते हैं अपन यहाँ पे है 496, बराबर है। तो 496 का जो थर्ड डिजिट है वो कौन सा है, 6, तो 6 + 6 कितना हो गया यहाँ पे 12, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 12। नेक्स्ट 10th, how many digits in the number series are there between first digit of the second highest number and the first digit of the smallest number। तो देखो यहाँ पे 528 अपने को सीरीज दी है, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर अपने को अगर देखते तो वो कौन सा है अपने पास 496 है, तो 496 का थर्ड डिजिट अगर देखते तो वो है अपने पास 6, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है अपने पास 328 है, तो 328 का फर्स्ट डिजिट जो है वो 3, तो यहाँ पे अगर देखते हैं क्या बोला है हाउ मेनी डिजिट्स है, तो यहाँ पे देखो 3 एंड 6 अगर है तो वो 4 एंड 5 दैट इज 2 नंबर, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 11 से 15 का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो देखो यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बोला है। देखो क्या बोला है,
8 people of which A, B, C and D are women. ओके, A, B, C, D ये जो है ये वुमेन्स है. देन P, Q, R, S are men. ओके, आर सिटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. 8 पीपल है, 8 पीपल की अरेंजमेंट करना है. उसमें से 4 जो है वो मेल है और 4 जो है वो फीमेल है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है. नन ऑफ द वुमन सिट इमीडिएट नेबर्स. दोनों जो कोई भी वुमन्स जो है, दो वुमन आजू बाजू में नहीं है. अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ए इज नॉट फेसिंग बी. ए जो है वो बी के फेसिंग में नहीं है तो छोड़ दो उसको. क्यू हु इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ सी. अब क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर है सी का एंड फेस पी. अब देखो क्यू की अरेंजमेंट अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो उसका नेबर एक तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है. और क्यू का जो फेस है वो कहाँ पे है, पी के तरफ है, ये है. देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आर आर इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी. आर जो है वो इमीडिएट नेबर है डी के बट नॉट सी. तो अब देखो आर इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट नॉट सी, मतलब यहाँ पे सी के आजू बाजू में नहीं आएगा. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे आएगा आर और यहाँ पे आएगा डी. उसके इमीडिएट नेबर बोला है क्योंकि यहाँ पे डी की अरेंजमेंट अपने पास थी. ठीक है. देन उसके बाद बोला है कि डी डज नॉट सीट सेकंड राइट ऑफ सी. अब सी जो है, डी जो है वो सेकंड राइट नहीं है, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ इनडायरेक्टली यहीं पे आ रहा है, बराबर है. देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, एटलीस्ट वन पर्सन सीट बिटवीन ए एंड आर. अब ए एंड आर के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन है, मतलब यहाँ पे दो हो गए. तो देखो यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे क्यू की अरेंजमेंट थी, यहाँ पे सी ऑलरेडी अपने पास था. ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इसके सेकंड राइट में नहीं है. तो यहाँ पे देखो आर आ गया, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे ए और यहाँ पे एस. तो ये अरेंजमेंट हो गई अपनी, बराबर है. क्योंकि जो अपने को डेटा दिया है 4 मेल 4 फीमेल, तो उसके ऊपर से अपने को यहाँ पे दिया है. तो देखो अभी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट एक बार क्रिएट हो गई तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस. तो एस के इमीडिएट राइट कौन है, यहाँ पे ए है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे ए. इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ओके, टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट 12th, हु सीट इन द फ्रंट ऑफ बी. अब बी यहाँ पे है तो उसके फ्रंट में कौन है, यहाँ पे सी है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे सी. नेक्स्ट 13, पी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ. पी अगर देखते हैं तो इमीडिएट नेबर जो है वो बी का है एंड यहाँ पे ए का है. तो देखो बी एंड ए में से यहाँ पे ए अवेलेबल है तो आएगा ए. नेक्स्ट 14, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड सी इफ काउंटेड फ्रॉम द आर और सी, जो भी हो सकता है. यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ये हुआ. तो देखो यहाँ पे अगर आर एंड सी के अगर देखते हैं हाउ मेनी आर सी, तो यहाँ पे देखो आर है और यहाँ पे सी है. अगर काउंटेड फ्रॉम अगर आर से एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं तो 2 है, और काउंटेड फ्रॉम सी अगर लेफ्ट हैंड से देखते हैं क्लॉकवाइज तो 2 है. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा 2. ओके. नेक्स्ट 15, फाइंड द ऑड वन आउट. तो आप देखो यहाँ पे दिया है अपने को बी डी. तो यहाँ पे ये जो बी डी है इसमें कितना है, 1 का डिफरेंस है. देन पी एस, इसमें भी 1 का डिफरेंस है. देन उसके बाद आर क्यू, तो आर जो क्यू है वो यहाँ पे जा रहा है. देन उसके बाद सी ए, तो सी ए ये जा रहा है. देन उसके बाद डी सी मतलब ये भी 4 देखो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो सिर्फ पी एस जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए जो ऑड है वो है पी और एस. ओके. नेक्स्ट अब देखो फिर से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है. डायरेक्शन बोला है 16 से लेकर 20 का. क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स. ये जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, a few kids are playing in the park. They make 4 rules as a part of game. The rule is D2 H9 A1 D4. State that the person would stand up, okay, and take your shoe out. Then rule 2 यहाँ पे B2 A1 C1 A4. Then take instant turn, right turn, okay. After this rule C3 P1 D2 C1 state that jump on your turn. Okay. Finally, the rule B2 D4 K2 C3 state jump out instant again.
मतलब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस वाइज अगर होता है, सीरियल नंबर वाइज, तो इजीली समझ में आ जाता था। अब यहाँ पे पैराग्राफ वाइज दिया है, मतलब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है वो थोड़े थोड़े कॉमन्स है। देखो ये जो टेक है, यहाँ पे भी टेक है, इंस्टेंट है, यहाँ पे भी इंस्टेंट है, यहाँ पे भी अगेन है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे जंप है, ओके, आउट भी है। तो ये जो वर्ड्स हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, थोड़े कॉमन कॉमन वर्ड्स है। तो मैंने इसके पहले भी बहुत सारे अपने मॉक पेपर सॉल्व किए। तो मॉक पेपर में अपन ने इसका सॉल्यूशन भी बताया कि इसके लिए क्या करना है, अपने को सेपरेट सेपरेट सबको क्या करना है, एक सिंबल्स डिफाइन करना है। और सिंबल्स जब अपन डिफाइन करेंगे तो इजीली अपना कोड क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है कोड एंड मीनिंग का, ओके। जो कोड अपन ने यहाँ पे डिफाइन दिए हैं वो कोड के सबके मीनिंग्स मैंने यहाँ पे कोड को डिकोड करके रखा है। आप भी कुछ ऐसी ही टेबल बना सकते हैं, या फिर जो भी वर्ड्स है उसके सामने एक सेपरेट सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट यूनिक यूनिक सिंबल्स आप बना लो, ताकि कौन से कोड के लिए कौन सा वर्ड्स दिया है ये अपने को पता चल जाएगा। तो अब जब यहाँ पे अपने पास टेबल है तो इसके 5 क्वेश्चंस अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 16 नंबर, फाइंड द कोड फॉर शूज। तो शूज के लिए देखो अपने पास क्या है, H9 है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, H9। एक बार कोड डिकोड हो गया तो इजीली अपन उसके आंसर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट 17, फाइंड द कोड फॉर यूअर टर्न। अब यूअर टर्न के देखो यहाँ पे यूअर ये पे है टर्न, तो C1 D2 D2 C1, ओके, ये है D2 C1, ओके। नेक्स्ट 18, फाइंड द कोड फॉर जंप आउट। तो आप देखो यहाँ पे जंप आउट C3 D4, C3 D4 ये अपने पास अवेलेबल है, C3 D4। नेक्स्ट 19, फाइंड द पॉसिबल कोड टेक राइट मूव। अब टेक राइट मूव के लिए देखो अपने पास क्या है, टेक के लिए अपने पास A1 है, राइट के लिए A4 है, मूव के लिए अपने पास कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो A1 A4 किस में आ रहा है, देखो A1 A4, A1 A4 तो इसमें भी आ रहा है, A1 A4 इसमें भी आ रहा है, A1 A4 इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे देखो A और F1 F आइदर C और D। तो अब देखो यहाँ पे P1 अपने पास है, A1 अपने पास है, K2 भी अपने पास है, एंड H9 भी अपने पास है। लेकिन F1 अपने पास अवेलेबल है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो F1 जब अवेलेबल नहीं है तो यही इसका क्या रहेगा, करेक्ट, क्योंकि P1 के लिए अपने पास कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। तो ये जो कोड है P1 के लिए देखो यहाँ पे ऑन दिया है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे K2 के लिए अपने पास कोड दिया है अगेन, ठीक है। इसीलिए जो वर्ड्स अपने पास ऑलरेडी है वो तो अपन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, जो अपने पास नहीं है उसको ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो उसका आंसर अपने को मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोड फॉर अगेन। तो अगेन के लिए अपने पास यहाँ पे है K2 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा K2। नेक्स्ट अब देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है यहाँ पे 21 से 25 का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये पजल का क्वेश्चन है, और पजल थोड़ा हार्ड जाता है हर बार, क्योंकि उसमें अपने को केसेस डिफाइन करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने तो डायग्राम डायरेक्ट बनाई है, लेकिन ऐसी डायग्राम आप मत बनाइएगा, आपको बहुत बड़ा चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये पजल सॉल्व होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मल्टी कजिन रेस्टोरेंट, ओके, prepare 7 dishes on 7 days of week that start from Sunday, such that only one dish is prepared on one day. The 7 dishes were rasam, rice, hakka noodles, paneer tikka, sandesh, dhokla, kashmiri pulao and dal bati, ओके। 7 दिन के 7 डिशेस है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कश्मीरी पुलाव, ओके, वॉज प्रिपेयर्ड इन सेकंड डे बिफोर ढोकला। तो अब देखो यहाँ पे डेज का तुम एक टेबल बना लो, कॉलम, जो संडे से स्टार्ट होगा सैटरडे तक। देन एक डिशेस का बना लो। अब देखो यहाँ पे मैंने केसेस के हिसाब से भी बनाई है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कश्मीरी पुलाव जो है वो 2 दिन प्रिपेयर्ड पहले हुआ है ढोकला से। अब सपोज यहाँ पे अपन ढोकला अगर रखते हैं तो ढोकला के 2 दिन पहले यहाँ पे कौन आएगा, कश्मीरी पुलाव आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखते हैं कि सौंदेश वॉज प्रिपेयर्ड, देखो यहाँ पे बोला है सौंदेश
वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर रस्सम राइस। अब रस्सम राइस के बाद जो है वो जस्ट बाद जो है वो कौन है, संदेश है, विच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द थर्ड डे ऑफ द वीक। थर्ड डे के पहले नहीं है, मतलब वो फोर्थ डे है। तो यहाँ पे रस्सम राइस और यहाँ पे कौन आ गया, संदेश आ गया। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है ढोकला वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर दाल बाटी। तो यहाँ पे ढोकला अपना था, तो उसके पहले कौन आएगा यहाँ पे, दाल बाटी। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का। दाल बाटी विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का। अब दाल बाटी जो है वो पनीर टिक्का, लेकिन उसके पहले तो कश्मीरी पुलाव आ गया था, तो ऊपर क्या जाएगा अपना यहाँ पे, पनीर टिक्का जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद पनीर टिक्का वॉज नाइदर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर रसम राइस, ओके, नॉर ट्यूसडे, ट्यूसडे को भी नहीं। देन उसके बाद हक्का नूडल्स वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर इमीडिएटली ढोकला। अब देखो यहाँ पे ढोकला के बाद कौन आया, यहाँ पे हक्का नूडल्स आए, बराबर है। तो ये अपने पास क्या हो गई, यहाँ पे अरेंजमेंट्स बन गई। अब अरेंजमेंट्स अगर बन गई है तो इसको आप प्रॉपर अगर देखोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे, तब ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट अपने को कैसे सॉल्व करना है। ओके। तो देखिए अब अपने पास अगर सेटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, तो उसके ऊपर से क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर सकेंगे। तो देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड इन द लास्ट। तो सबसे लास्ट में कौन है यहाँ पे, देखो हक्का नूडल्स बन गए, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हक्का नूडल्स। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हक्का नूडल्स। नेक्स्ट 22, हाउ मेनी डिशेस वेयर प्रिपेयर्ड बिफोर पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का के पहले कोई भी डिश नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नन। ओके। नेक्स्ट 23, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को अगर देखते हैं यहाँ पे तो कौन है, संदेश है, तो यहाँ पे क्या आएगा, संदेश। नेक्स्ट 24, हाउ मेनी डिशेस वेयर प्रिपेयर्ड इन बिटवीन दाल बाटी एंड रसम राइस। दाल बाटी ये है, रसम राइस ये है, तो यहाँ पे कितने बनी, 1, तो यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट 25, वेन वॉज कश्मीरी पुलाव प्रिपेयर्ड। कश्मीरी पुलाव कब प्रिपेयर्ड हुआ, यहाँ पे देखो मंडे, आंसर आएगा यहाँ पे मंडे। ओके। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा केसेस के ऊपर से, जैसे मैंने यहाँ पे केसेस लिखा के रखा है, तो आप भी इसको अगर केसेस के हिसाब से देखोगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो डायरेक्शन फिर से यहाँ पे चेंज है, 26 से 30 का डायरेक्शंस दिया है। देखो क्या बोला है, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस, डिस्टेंस डायरेक्शंस का दिया है। देखो क्या बोला है, पॉइंट बी इज 7 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। अब यहाँ पे अगर पॉइंट बी की अगर बात करते हैं, तो पॉइंट बी जो है वो कितना है, 7 किलोमीटर वेस्ट है पॉइंट ए से। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली, जो ये फर्स्ट लाइन है। ओके। और ए एंड बी जो है, बी वेस्ट की तरफ है 7 किलोमीटर टोटली, ये अपन ने दिया है टोटल 7 किलोमीटर। देन उसके बाद क्या बोला है कि पॉइंट सी इज 12 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ पॉइंट ई। अब अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में ही बोला है पॉइंट ए इज 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट सी। अब यहाँ से ही पॉइंट ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे सी आ गया। अब सी आ गया तो यहाँ से साउथ की तरफ अगर देखते हैं, मतलब इनडायरेक्टली सी से अगर नॉर्थ देखेंगे तब जाके ई आएगा, और ई से सी देखेंगे तो साउथ आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। ओके। ये हो गया अपना। देन पॉइंट डी इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। और पॉइंट सी से ही जो डी है वो कितना है, 8 किलोमीटर का है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर का। देन उसके बाद बोला है पॉइंट जी इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी यहाँ पे है और ये जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट है, ये अपने को मिल गया पॉइंट जी। देन उसके बाद बोला है कि पॉइंट एच इज 14 किलोमीटर टू द साउथ पॉइंट ऑफ जी। अब यहाँ पे जी है तो पॉइंट एच जो है वो कितना है, 14 किलोमीटर एच है, तो यहाँ पे ये 14 हो गया। ओके। मतलब एक डायग्राम अपने पास क्या हो गई, टोटली क्रिएट हो गई। अब डायग्राम क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के सॉल्व भी करेंगे, जो 5 क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ रिया इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी।
अब यहाँ पे रिया जो है वो कितना है 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे गई वो 4 किलोमीटर यहाँ पे। ओके, देन हाउ मच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डज हैव टू कवर इन विच डायरेक्शन टू रीच द पॉइंट। अब यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखते हैं अपन, ओके, फ्रॉम पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो रिया जो है वो कितना किलोमीटर है और वेस्ट में पॉइंट बी से 4 किलोमीटर। हाउ मच विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कवर विन विच पॉइंट डी। तो अब यहाँ पे पॉइंट डी है यहाँ पे, और यहाँ का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है तो ये है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम, बराबर है। ये कितने का डिफरेंस है, ये 8 का डिस्टेंस है और ये 6 का डिस्टेंस है, मतलब इनडायरेक्टली 64 एंड 36। 64 एंड 36 मतलब यहाँ पे हो गया 100, 100 मतलब कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होगा पाइथागोरस का थ्योरम। नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ सिया इज सेंडिंग 6 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। अब ये पॉइंट है और सिया कहाँ पे है, 6 किलोमीटर ईस्ट है, मतलब सपोज यहाँ पे है। ओके, एंड टेक 1 आवर्स टू कंप्लीट 9 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, देन इज व्हाट टाइम विच रीच द पॉइंट ई। ओके, ई तक अपने को उसको जाना है, मतलब ई जो है वो यहाँ पे है, ये देखो ई यहाँ पे है। ओके, इफ टेक अ शॉर्टेस्ट रूट, तो शॉर्टेस्ट रूट अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो है 16 किलोमीटर का, और 9 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस उसको 1 आवर लग रहा है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 16 किलोमीटर का डिफरेंस है उसको कितना लगेगा यहाँ पे 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हो गया 120 मिनट्स, मतलब उससे डबल। ठीक है, नेक्स्ट 28। if point A is how much far shortest distance and which direction from point A। अब point A यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पे ये देखो ये 12 का डिफरेंस है और ये 5 का डिफरेंस है, मतलब इनडायरेक्टली 144 एंड 25, तो इनडायरेक्टली 169, और 169 मतलब 13 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29। Which of the following point is are toward the south point of E। अगर यहाँ पे देखते हैं तो साउथ पॉइंट ऑफ E अगर ये है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट C, पॉइंट B एंड पॉइंट H। ओके, तो यहाँ पे देखो पॉइंट C तो आ रहा है, पॉइंट C आ रहा है साउथ। अगर देखते हैं यहाँ से पॉइंट, तो यहाँ पे E के अगर देखते तो यहाँ पे नॉट टूवर्ड्स बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट सी भी आ रहा है, पॉइंट एच भी आ सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे पॉइंट एच तो नहीं है, ये तो अलग है, तो सिर्फ सी छोड़ के जो है पॉइंट बी एंड पॉइंट एच, ओनली 2 एंड 3 क्या आएगा, नॉट टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ई। नॉट टूवर्ड अगर है तो वो सी है, डी है, लेकिन बी और एच नहीं है। ओके, नेक्स्ट 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। पॉइंट ए इज टूवर्ड साउथ ईस्ट ऑफ बोथ द पॉइंट जी एच। अब जी ये है और एच ये है। ओके, और ए जो है वो कहाँ पे, ये यहाँ पे है, और इसके भी ये यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे बोला है, साउथ ईस्ट ऑफ जी एंड एच। तो यहाँ पे है ये साउथ ईस्ट जो है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए जो है वो एच जी के साउथ ईस्ट में तो है, बराबर है, लेकिन एच के तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है कि पॉइंट बी इज टूवर्ड साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब ई यहाँ पे है और बी जो है वो कहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है, तो ये साउथ वेस्ट है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद पॉइंट ए बी एंड सी आर फ्रॉम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पॉइंट ए बी सी है दोनों, तो जो फर्स्ट है यही जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 31 से 35 का। ठीक है, जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसी वीडियोस आपको मिल जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू रोज number are given resultant number, each row 1 work out separately based on the rule and question. The below number is answer and operation of the number progress from left to right.
मतलब कंडीशंस दी है, कंडीशन के हिसाब से अपने को दो स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पे अपने पास कंडीशन है, उसके बाद ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई दिया है, जब यहाँ पे वैल्यू दी है, और ये उसके ऑप्शंस दिए अपने को। ओके, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर देन 25 एज ए एडेड टू द डिफरेंट ऑफ बोथ नंबर। ओके, अगर इवन नंबर फॉलोड करता है ऑड नंबर को, तो उसमें क्या करना है, 25 नंबर्स को ऐड करना है टू द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, दोनों के डिफरेंस के बोथ नंबर। देन यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन 20 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ बोथ नंबर, मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऐड करना है। देन थर्ड बोला है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर और odd number is followed by odd number then 25 is subtracted from the product of two number, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर इवन नंबर फॉलो करता है ऑड नंबर को तो 25 ऐड करना है, ऑड नंबर फॉलो करता है इवन नंबर को तो 20 माइनस करना है, और अगर इवन इवन फॉलो होता है ऑड ऑड फॉलो होता है तो 25 सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन तीनों की कंडीशंस अलग है, पहले इसमें इवन में डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्सट्रैक्ट है, फिर ऐड करना है, देन फिर प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया आपने को 88 27, मतलब ऑड इवन फॉलो हो रहा है, एंड 27 एंड 12 मतलब इवन ऑड फॉलो, ऑड इवन फॉलो हो रहा है, इवन ऑड ऑड इवन बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर x की वैल्यू जो है तो वो ऑड इवन फॉलो, इवन ऑड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे 88 माइनस 27 पहले डिफरेंस निकाले और उसमें 27 को ऐड किया, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया 12। देन यहाँ पे क्या है 86 जो है, ओके यहाँ पे हो गया 86 और 86 फिर क्या आ गया अपने पास 12, तो अब 86 12 आ गया, मतलब दोनों क्या है अपने पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा और उसमें से 25 माइनस होगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो कौन सा आ गया 1007। अब सेकंड अगर देखते हैं यहाँ पे, तो सेकंड वैल्यू कौन सी अपने पास 43 24 ये वाली है बराबर है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो हो रही है वो ऑड फॉलो हो रहा है इवन को बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस करेंगे और -20 करेंगे, तो यहाँ पे 28 जो रिमेनिंग था, तो यहाँ पे कितना हो गया अभी 47। अब इवन ऑड फिर से यहाँ पे ऑड इवन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके प्लस करेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई 55। तो अब जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है तो 1007 जो x की वैल्यू थी, y की वैल्यू अपने पास 55 आ गई, तो इनका डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया 952। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 952। समझ में आया, इजी है, सिर्फ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब यहाँ पे देखो इवन ऑड है, उसके बाद इवन है, इवन ऑड का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हो गया, उसमें से -12, तो यहाँ पे बचा अपना 2150। फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो दोनों के एडिशन -20, तो यहाँ पे जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी मिल गई, यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई अपने पास 50। अब b की वैल्यू जो देखो a 82, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 52, मतलब इवन ऑड का फॉर्मूला फिर से, तो इवन ऑड का फॉर्मूला 82 माइनस 51 प्लस 25, यहाँ पे हो गए 56 और सेकंड नंबर है 20, तो दोनों क्या है इवन इवन फॉलो हो रहे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -25, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1095। यहाँ पे b की वैल्यू अपने पास निकालना था, यहाँ पे क्या हो गया 1095। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू रूट ऑफ 1/2। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी वैल्यू दी है 36 13 29, सेम यहाँ पे अप्लाई करना है इवन ऑड, उसके बाद यहाँ पे भी ऑड इवन, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे 36 माइनस 13 प्लस 25, तो यहाँ पे हो गया 48 और 29 जो बचा है यहाँ पे फिर से इवन ऑड का, तो यहाँ पे माइनस किया प्लस 25, तो यहाँ पे p की वैल्यू अपने पास कितनी मिली 44। अब सेकंड जो वैल्यू है वो 73 23, तो यहाँ पे इवन ऑड इवन का है, तो यहाँ पे दोनों के एडिशन -20 करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 75 19, मतलब दोनों क्या है ऑड ऑर्डर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -25, तो यहाँ पे कितना मिल गया अपने को, और q की वैल्यू मिल गई 144, तो यहाँ पे क्या निकालना है दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 1/2, तो यहाँ पे कितना है उसका रूट जो है वो कितना है 38, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 38।
क्वेश्चन इजी रहते हैं, सिर्फ अपने को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट करना क्या है। एक बार समझ में आ गया कि फॉर्मेट क्या हिसाब से बन रहा है तो उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन डिवाइड बाई 2। अब देखो एम एन सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, इवन ऑड का करना है तो यहाँ पे माइनस प्लस 25, तो यह 78 एंड 20 ये इवन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 25, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई अपने पास 1535। देन सेकंड जो है 5736, ऑड इवन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे प्लस करेंगे माइनस 20, तो यहाँ पे हो गया 73। फिर यहाँ पे इवन ऑड का फिर ऑड इवन का फिर से अप्लाई करना है तो दोनों के एडिशन माइनस 20, तो ये हो गया अपना 97। तो इनडायरेक्टली 1533 प्लस 97 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ गया 816, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 816। ओके, नेक्स्ट 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ d डिवाइड बाई 4 बाय माइनस 6 3। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है। देखो c की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे 28 11 25 हो गई, d की वैल्यू 63 18 17 हो गई। अब c जो है वो क्या है अपने पास यहाँ पे 28 11 25, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपन यहाँ पे इवन ऑड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42 25 फिर से इवन ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पे अपने पास 52। डी जो दिया है अपने पास ये दिया है, यहाँ पे इवन आउट का अप्लाई करेंगे, इवन आउट का अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ गया 61 फिर से यहाँ पे ऑड आउट का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन माइनस 25, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई डी की वो 107। तो यहाँ पे डी में से 4 को डिवाइड करेंगे माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे हो गया 67। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 67। क्वेश्चन ईजी रहते हैं, सिर्फ अपने को आंसर सॉल्व करना आना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे फिर से 36 से 38 का डायरेक्शंस दिया है। देखो क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब बोला यहाँ पे इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन देयर आर ओनली 3 फीमेल्स एंड 3 मैरिड कपल्स। ओके, ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ईच चाइल्ड हैज बोथ पेरेंट अलाइव। द फैमिली मेंबर्स ABCDEFG spend certain amount in the month. B is the only son of G. B जो है ओके ये सन है, किसका है G का, ये हो गया। देन G spend the third highest amount। अब G जो है वो थर्ड हाईएस्ट अमाउंट है, मतलब यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद सपोज अगर यहाँ पे देखो A is not a female and spend amount just lower than D's husband, मतलब डी का जो हस्बैंड है उससे एक स्लोअर है, मतलब यहाँ पे कौन आ गया ए आ गया, बराबर है। और वो फीमेल नहीं है, तो मतलब वो फीमेल नहीं है, मतलब वो कौन है यहाँ पे मेल मेंबर्स है, ठीक है। देन उसके बाद सी इज अ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, वन ऑफ देम इज डी। अब सी जो है वो फादर है, ये देखो यहाँ पे सी जो है वो फादर है और एक उसमें से है डी, तो यहाँ पे देखो डी हो गया, मतलब बी और डी ये दोनों हो गए, ओके। देन उसके बाद बोला है इज मदर इन लॉ वॉज अ थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर। थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर अगर देखते हैं तो वो कौन है यहाँ पे ई इज मदर इन लॉ। अब ई की जो मदर इन लॉ है, मतलब इनडायरेक्टली डी की जो वाइफ है उसकी ये, तो डी की मदर इन लॉ कौन है यहाँ पे जी जो है वो थर्ड हाईएस्ट है, बराबर है। देन यहाँ पे बोला है कि एफ इज अ आंट ऑफ ए। एफ जो है वो ए की कौन है आंट है एंड स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट, तो इनडायरेक्टली अब आंट बोला है तो डी अगर ई ये इसका लड़का है तो ये जो है एफ जो है वो आंट हो गया और ये बी उसका हस्बैंड है, ओके। देन द स्पेंडिंग ऑफ ई ओके वेयर जस्ट लोअर देन ए अंकल, मतलब स्पेंडिंग ई जो है वो उसके अंकल से थोड़ा कम है, मतलब ई यहाँ पे आ गया, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अंकल हु स्पेंड द 4th हाईएस्ट अमाउंट, ओके सी स्पेंड 4000। अब सी ने कितना 4000, और जो ई बी है वो कौन है यहाँ पे ए का जो अंकल है वो कौन है यहाँ पे हु स्पेंड 4th हाईएस्ट अमाउंट, 4th हाईएस्ट अमाउंट उसने पे की है, ओके। देन उसके बाद विच इज द सेकंड हाईएस्ट अमाउंट टू बी सेट फॉर 4500 सेकंड हाईएस्ट अमाउंट। तो इसके ऊपर से अपने को ये अरेंजमेंट एक मिल गई और ये मिल गई।
अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, 36 से 38 के क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो यहाँ पे 36 क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर रिलेटेड टू द सेकंड लोवेस्ट स्पेंडर। तो यहाँ पे देखो सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर मतलब जो है सी है, ओके, एंड सेकंड लोवेस्ट स्पेंडर मतलब वो है ए। तो ए एंड सी का अगर रिलेशन देखते तो वो कौन है, यहाँ पे ग्रैंडफादर है। तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 37, वॉट कुड बी द पॉसिबल अमाउंट एक्सपेंडिचर डन बाय एफ। तो एफ की अगर बात करते तो यहाँ पे है, और इससे जो है अमाउंट जो है वो कितनी है, एक्स्ट्रा है, बराबर है। यहाँ पे जो ईच अमाउंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो सर्टन अमाउंट बोला है इन अ मंथ। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू जी थी वो सेकंड हाईएस्ट जो थी वो 4503, तो उससे ऊपर मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे उससे ऊपर कौन सी है, 4550 ही है, इसलिए करेक्ट आंसर वही आएगा। ओके, नेक्स्ट 38, if G's son, okay, is spent 2450, then what could be the possible amount spent by G। अब G का जो सन है मतलब कौन है यहाँ पे, B, उससे इतना है, तो उससे एक डबल मतलब यहाँ पे देखो उससे डबल अगर देखते तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, ज़्यादा है, वो है 3250। तो करेक्ट आंसर वही आएगा क्योंकि उससे ऊपर की वैल्यू दी और ऑप्शंस में उसके नीचे की ही वैल्यू दी थी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 39 से 40 का। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिल जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो यहाँ पे 39 क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर्स इन द कंडीशनल, ईच ऑफ देम हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो कंडीशनल की अगर बात करते हैं तो इक्वल सीक्वेंस वाइज अगर अरेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे ओ एन ये वर्ड्स है, ओ एन, उसके बाद अगर कोई वर्ड्स होता है तो ओ एन, उसके बाद यहाँ पे कोई भी वर्ड्स नहीं है। ओके, कंडीशनल में ए एल है, ए एम कंडीशनल। ओके, अगर यहाँ पे देखते हैं तो पेयर्स ऑफ लेटर्स अगर देखते थे यहाँ पे सिर्फ क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो एन एन एज इट इज आ रहा है, ए एम देन एल, तो यहाँ पे कोई भी लेटर्स बन नहीं रहा है, यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 40, how many such pair of the letters newspaper each has many between them the words in English accounting from the left to right। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर अगर देखते तो ए बी सी डी के हिसाब से अगर देखते तो देखो एक ही लेफ्ट टू राइट अगर देखते तो पी क्यू आर, यहाँ पे ऐसे आ रहा है पी क्यू आर। ओके, तो दो वर्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो दिया है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है। जो डायरेक्शन दिया 41 से 45 है। ठीक है, देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड बाय एचपी, ओके, इन 5 डिफरेंट मंथ। देखो अपने को मंथ्स दिया है और लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग दिया है एंड सोल्ड। मैन्युफैक्चर जो है ब्लू कलर में है, सोल्ड जो है वो रेड कलर में। ठीक है, 5 मंथ के हिसाब से दिया है। तो अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर से अपने को इसका डेटा, और जब भी रीजनिंग मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना है, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड उसके बाद परसेंटेज, ये अपने को अच्छे से आने चाहिए ताकि इसके क्वेश्चंस अपन इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप दैट आर नॉट सोल्ड जनवरी फरवरी एंड मार्च टुगेदर। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में से अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्ड माइनस करना पड़ेगा, तभी नॉट सोल्ड अपने को आइटम मिल जाएंगे। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग 1200 था, फिर यहाँ पे फरवरी में 1500 था एंड मार्च में जाओ 1350 था। उसमें सोल्ड आइटम 850, 1100, 1200, तो ये माइनस करेंगे तो तीनों की जो रिमेनिंग बचे 350 बचे जनवरी में, फरवरी में 400 एंड 150 मार्च में। तो तीनों का अपन ने क्या किया, एडिशन करके डिवाइड बाय 3, तो उसका क्या मिल जाएगा अपने को एवरेज। तो एवरेज कितना है यहाँ पे 300, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 300। ओके, क्योंकि यहाँ पे एवरेज, रेशियो, परसेंटेज यही सबसे ज्यादा काम में आता है। नेक्स्ट 42, the number of laptop that are sold by HP is what percentage of the number of laptop manufactured by HP in February।
तो मई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 1600 एंड 1350 दिया है, सोल्ड की है 1350। और एचपी में मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो वो कितने हैं यहाँ पे फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग है 1500, तो 1350 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100 तो कितना हो गया यहाँ पे 90%, इसलिए करेक्ट आंसर कितना आएगा 90%। Next, 43. What is the ratio of the number of laptop manufactured by HP in May and sum of the number of laptops sold by HP in February and April together? तो अब HP की अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे मई मंथ में, तो मई मंथ में अगर देखते तो कितने हैं मैन्युफैक्चरिंग 1600 है, और फरवरी एंड अप्रैल की बात करते हैं यहाँ पे, ओके। तो फरवरी में जो है वो कितना है 1500, सोल्ड जो कितने हैं यहाँ पे 1100 सोल्ड है, बराबर है, और अप्रैल में है 900, तो इन 2000 तो 600 एंड 2000, तो इसका रेशियो आ गया 4:5, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 4:5। ओके, सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ समझ में आना चाहिए एग्जैक्ट करना क्या है। ओके, नेक्स्ट 44. What is the difference between the number of laptop manufactured by HP in March and April together and number of laptop manufactured by HP जनवरी एंड फरवरी? तो मार्च अप्रैल की अगर बात करते हैं यहाँ पे 1350 एंड 1150 मतलब 2500, और यहाँ पे अगर बात करते हैं जनवरी फरवरी की तो यहाँ पे 1200 एंड 1500 मतलब 2700, 2500 एंड 2700, तो दोनों का डिफरेंस अगर देखते तो कितना है 200, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे 200। ओके, नेक्स्ट 45. क्या बोला है देखो, इफ नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय एचपी इन जून इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय इन द मई and the number of laptops sold by HP in June 75%, then what the number of laptops sold by the June? तो जून की अगर बात करते हैं यहाँ पे, जून कितना है, जून का है वो 20% ज़्यादा है, किससे है मई के, तो मई कितना था 1600 पे 120% अगर निकालते हैं तो 1920 जो है वो जून के हो गए। अब जून में अगर लैपटॉप सोल्ड करते तो कितना 75, तो 1920 पे 75% निकालेंगे तो 1440, तो 1440 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, इसलिए अपन वैसे ही प्रैक्टिस करो ताकि पेपर इजी लगे। ओके, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 46 से 50 का। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन रिजल्ट्स। देखो क्या बोला है, द लाइन ग्राफ शोज डेटा रिलेटेड नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑफ टू डिफरेंट ब्रांड लेविस एंड पेप जीन्स ड्यूरिंग 5। ठीक है, देखो पेप जीन्स एंड लिविस दो अलग अलग है, और मंथ दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और दो अपने को लाइन चार्ट्स दिए है, उसके हिसाब से अपने को डेटा निकालना है। अब देखो यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ब्रांड बाय लेविस एंड पिप जीन्स टुगेदर इन जून is 140 more than sold in March, then what was the total number of jeans sold both brands in June together? अब मार्च की अगर बात करें तो मार्च में देखो 190 एंड 360 दोनों के एडिशन है 550। जून्स पे टोटल सोल्ड कितने हुए 144 मोर्स दिए, मतलब जो मार्च का जो सोल्डिंग है ओके उससे 140 ज़्यादा, मतलब इनडायरेक्टली 550 प्लस 140 मतलब कितना हो गया 690, तो 690 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 47 क्या बोला है देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑफ बोथ ब्रांड टुगेदर इन डिसम्बर is 20% less than that April, then what is the total number of jeans sold both brand together in December? तो अब देखो यहाँ पे दिसंबर की अगर बात करते हैं, लेकिन अप्रैल में करना पड़ेगा, तो अप्रैल दोनों की सम करो, यहाँ पे कितना आएगा 350 एंड 5 तो 540 यहाँ पे आंसर आ गया, और 540 में कितना है यहाँ पे 20% लेस है, मतलब इनडायरेक्टली 1/5, तो 1 माइनस 1/5 तो यहाँ पे 4/5 आ गया, तो इनडायरेक्टली कितना आ गया 432, तो 432 क्या है टोटल जीन्स है। ओके, नेक्स्ट 48, what is the respective ratio between total number of jeans sold of brand Peep jeans in January and February together that sold by the April and May? अब सिर्फ यहाँ पे पेप जीन्स की बात कर रहे हैं, किसमें जनवरी एंड फरवरी, तो यहाँ पे देखो कितना है, जनवरी में है 240, फरवरी में है 310, दोनों के एडिशन 550 हो गई।
अब अप्रैल में की अगर बात करते हैं तो ये हो गया 330 एंड 110 मतलब 450। तो इनका रेशियो अगर देखते हैं तो 450:450 मतलब 5:4। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर आएगा 5:4। ओके, नेक्स्ट 49, what is the average number of jeans sold of brand Levi's in जनवरी, अप्रैल एंड मई। तो देखो जनवरी में 240 है, सॉरी लिविस है ये यहाँ पे 170। देन उसके बाद यहाँ पे अप्रैल की बात करते तो 210 एंड मई है 340। तो तीनों की सम अगर करते तो वो होता है 720। 720 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 240 यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 50, क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड ऑफ ब्रांड लेविस इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम फेब्रुवरी टू मई। अब ब्रांड लेविस की अगर बात करते हैं फेब्रुवरी टू मई की बात करते हैं चारों मंथ की, ठीक है। तो फरवरी में देखो 240 यहाँ पे है और मई में जो है वो 340 है। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 240 मतलब 41, 2/3 यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन देखो, यहाँ पे डायरेक्शन दिया 51 से 55 का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। क्या बोला है, द टेबल गिव्स below shows the number of toys sold by 5 different store in 5 different months। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टोर्स दिए अपने को ABCDE। ओके, एंड देन उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 मंथ्स दिए और उनके हिसाब से उनका सोल्ड टॉयज का नंबर्स दिए, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे 51 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय B इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर एंड द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय D इन फरवरी एंड मई। तो बी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, बी जो है वो कब का बोला है, जनवरी एंड मार्च। तो मतलब 156 एंड 168 दोनों की टोटल मतलब 320। और फिर डी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, फरवरी जो है वो 180 है और मई जो है वो 153 है। तो 180 प्लस 153 मतलब 333। इनका रेशियो अगर देखते हैं तो 324:333 मतलब 36:37। 36:37 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 54, what is the average number of toys sold by store C in फरवरी मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। तो सी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो फरवरी मार्च अप्रैल ये तीनों है, सॉरी सी यहाँ पे है 278, 235 एंड 162। तो तीनों की सम डिवाइड बाय 3 मतलब 675 डिवाइड बाय 3 मतलब 225। तो 225 क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 53, the cost price of toys shop E is ₹240 if 30% of toys are sold at 20% profit by shop E and May, what is the total profit earned by selling them। तो देखो यहाँ पे अगर सोल्ड अगर करते हैं ई में कितना है, 240 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 30% प्रॉफिट अगर देखते तो वो कितना होगा यहाँ पे 75। ओके, अब प्रॉफिट पर टॉयज अगर देखते हैं तो 240 पे 20% अगर निकालते हैं तो कितना है 48। तो यहाँ पे 48 इंटू 75 करते हैं तो कितना होगा 3600। तो यहाँ पे 3600 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 54, द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ए इन मई मतलब 204 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड ये ए इन मार्च मतलब हो गया 220। तो 204 डिवाइड बाय 220 इंटू 100 तो यहाँ पे हो गया 92.7। 92.7 क्या आ गया परसेंटेज यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55, what is the difference between the number of toys sold by store B and D together in March and number of boys sold A and E together in January। तो यहाँ पे सबसे पहले B D की बात करते हैं अपन मार्च की, B एंड D की अगर मार्च की बात करते हैं तो 168 एंड यहाँ पे 265। तो दोनों के एडिशन हो गए 443। और A E की बात करते हैं यहाँ पे अपन जनवरी की, तो ए ई जो है वो है 215 एंड 210। तो दोनों की सम 425। तो 433 माइनस 425 मतलब 8। तो डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 8। ओके, नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट डायरेक्शन आपको सॉल्व करना है जो 56 टू
थर्ड 60 का है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ वेब चार्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिसाइड्स। क्या बोला है, अ प्राइवेट ट्यूटर हैज क्वेश्चन बैंक 5 सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। द क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लेवल। तो अब देखो यहाँ पे इजी मॉडरेट हार्ड, देन इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर, और इसके हिसाब से यहाँ पे डेटा गिवन है। ओके, अब डेटा यहाँ पे गिवन है, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताना है नंबर्स के साथ कि 56 का क्या आंसर है, 57 का, क्योंकि आंसर्स तो मैंने यहाँ पे बता के रखा है। ओके, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, तब जाके इसको आप मुझे बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे इसको सॉल्व करने की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, इसका जो सॉल्यूशंस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर दूंगा। ओके, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज। ओके, अभी नहीं करूंगा, आप पहले कमेंट सेक्शन में इसका आप मुझे आंसर बताइए ताकि आपके अच्छे से और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 56 का क्वेश्चन क्या है, द ट्यूटर हैज टू मेक 60 क्वेश्चन पेपर। ओके, in how many ways can choose the questions if 5% of the question are from GA, 45% from maths and at least 28 questions from reasoning। ओके, मतलब इनडायरेक्टली ये बता दूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, इसका ये क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ताकि और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट 57, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मैथ टेस्ट मेड यूजिंग ऑल इजी हार्ड लेवल क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, इन हाउ मेनी वे कैन टेस्ट मेड इफ 2 क्वेश्चंस आर सेड बाय नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन में से पूरे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को रीड कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को रीड कीजिए, सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइए। इसका आंसर जो है वो सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट 58, देखो क्या बोला है, अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 18 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम इट्स क्वेश्चन बैंक, choosing at least 10 from the moderate level questions, okay, at least 5 from hard level question and 1 from easy level। in how many ways can student answer 18 questions। तो देखो इसका भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकालना है, इसका जो आंसर है वो डी है। ओके, नेक्स्ट 59, find the number of way in which tutor can choose the option from an English test of 28 question which can contain 3 questions, that is 35 moderate question and at most 4 hard question from its question bank। okay, इसका करेक्ट आंसर है 30,000। इसका भी सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट 60, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एन एंटायर टेस्ट पेपर इज क्रिएटेड ओनली फ्रॉम इजी लेवल क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक, देन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन क्वेश्चंस बी अरेंज सच दैट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स रीजनिंग एंड सेट टुगेदर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 18 और 16 फैक्टर्स। ठीक है, इसका भी आप मुझे आंसर दीजिएगा ताकि आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद कंटिन्यू अपन मॉक पेपर पढ़ेंगे जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। जिन्होंने देखो यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मॉक पेपर 1 सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद सीबीआई ZBO, सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर, पंजाब एंड सिंध बैंक का LBO एंड IDBI जैम, इसके कंटिन्यू अपन मॉक पेपर यहाँ पे अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन को सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।